हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सही होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का क्लास CS 4 सेमेस्टर वालों के लिए है। उनको आज के क्लास में डाटा स्ट्रक्चर में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पता चलेगा। वो क्या होता है, कैसा होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, या इसको क्यों पढ़ेंगे हम लोग, क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। तो जैसा कि आप लोगों ने सी में प्रोग्रामिंग पढ़ा है, सी का प्रोग्राम पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें आपने एक सिंपल एरे को इम्प्लीमेंट किया होगा। यहाँ पे एक सिंपल एरे हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम क्या है, ए। तो इस प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे, इस प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं तो देखिए क्या होता है। ये हमसे एरे के एलिमेंट्स को मांग रहे हैं, इंटर एरे एलिमेंट्स। हमने बोला पहला एलिमेंट 23 है, दूसरा एलिमेंट 45, तीसरा एलिमेंट 67, 45, 34। इसने हमें एलिमेंट दिखा दिया, जो भी हमने एलिमेंट एंटर किया था। ठीक है, ओके। अब गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि जब हमने एक बार इसको प्रोग्राम कर दिया स्टैटिकली, तो कंपाइल करने के बाद जब इसको हम रन करते हैं तो इसके साइज में कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर हमने एरे का साइज दिया है 5, तो ये रन करने वक्त भी क्या होगा, इसका साइज 5 ही होगा। और अगर अगर रन करने वक्त हमको इसका चाहिए कि और भी एलिमेंट इसमें डालना है या कम एलिमेंट करना है इसमें, तो वो पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे दिया 50, हमने यहाँ क्या दिया, एरे का साइज 50, लेकिन प्रोग्राम को रन करने वक्त लगा कि नहीं, हमको 10 ही एलिमेंट की जरूरत है, तो बाकी का जो 40 साइज जो इसने लिया है वो हमारा क्या होगा, वेस्टेड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये डिमेरिट है इसका। या फिर आप ऐसा सोचिए, मानिए कि आप किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी कॉलेज का, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई जरूरी तो नहीं है किसी कोचिंग में 85 स्टूडेंट हो, 100 स्टूडेंट आए। स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ या घट सकती है, तो वहां पे साइज का फिक्स करना सही बात नहीं है। इसके लिए हम लोग ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो कि हम इसके साइज को बढ़ा घटा सके इसके रन टाइम में, तो शायद स्पेस की बर्बादी नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ये प्रोग्राम तो क्लियर है। इस प्रोग्राम में हम कर क्या रहे हैं, हम एरे का साइज ले रहे हैं 5, एक वेरिएबल ले रहे हैं आई, फिर हम क्या कर रहे हैं, लूप ले रहे हैं। उस लूप को क्या कर रहे हैं कि आप ए आई में वैल्यू पहुंचा दीजिए, जो भी कीबोर्ड से वैल्यू आएगा यहाँ डाल दीजिए, फिर एरे से उस एलिमेंट को हम दिखा दें। ठीक है। अब डायनेमिक एरे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग, देखिए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को पढ़ने के लिए आपके पास पॉइंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत होना जरूरी है। पॉइंटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लगेंगी, लेकिन बस आपको देखना है उन चीजों को। वो कैसे काम करता है हम बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज क्यों करेंगे प्रोग्राम। ठीक है। यहाँ पे एक मैलोक लिखा हुआ है, ये आप इससे रूबरू नहीं है मैलोक क्या होता है, बट ये आप एक नजर देखिएगा, ये प्रोग्राम जो आपके सामने है, ये जब रन करेगा तो क्या होगा। ये आपसे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है। हमने यहाँ दिया 5, हम चाहते हैं 5 एलिमेंट का एरे हो, एंटर कीजिए। कह रहे इंटर द एलिमेंट, पहला एलिमेंट 23, दूसरा एलिमेंट 45, तीसरा 67 हमने डाला, चौथा 78, पांचवा 89। एंटर किया हमने। इसने क्या किया, एलिमेंट्स दिखा रहा है, एलिमेंट्स आर 23, 45, 67, 78 और 89। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
जब आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन कीजिएगा, ये फिर से पूछा है इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, वही प्रोग्राम है जिसमें हमने नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बताया था, 5। अभी हमने प्रोग्राम में कोई चेंजिंग नहीं किया है और हम बोल रहे हैं कि अब एरे का साइज हमारा कितना होना चाहिए, 3। एंटर कीजिए, बस इसने 3 ही एलिमेंट लिए। यानी कि ये रन टाइम में डायनेमिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम होगा किसके बनिस्बत, जो प्रोग्राम हम लोगों ने इससे पहले देखा था उसके बनिस्बत, जिसमें कि हम लोगों को क्या करना पड़ा था कि यहाँ पे एरे का साइज क्या करना पड़ा था, हमको फिक्स करना पड़ा था। 5 मतलब 5, 5 आपने जब दे दिया है तो 5 आपको एंट्री करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन डायनेमिक एरे में ऐसा कुछ नहीं था। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज क्यों करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। कहता है सी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन refers to performing manual memory management for dynamic memory allocation in the C programming language via a group of functions in the C standard library, namely malloc, realloc, calloc and free। अगर C में आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को इंप्लीमेंट करना है तो आपके लिए पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं जो कि C के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में है, और उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का नाम है stdlib.h। कौन सा, stdlib.h। इसके अंदर में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस पहले से मौजूद है। वो फंक्शंस कौन कौन है, पहला है malloc मेमोरी एलोकेशन, रीएलोकेशन, कैलॉक और फ्री। अब सबसे पहला कौन सा है हमारे पास, malloc। कहते हैं अगर आप malloc फंक्शन का यूज करते हैं तो आप सिस्टम से जितना नंबर ऑफ बाइट मांगेंगे, स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट मांगेंगे, सिस्टम उतना ही बाइट आपको देगा। रीअलॉक, ऐसा हो सकता है कि आपने पहले जितना नंबर ऑफ बाइट मांगा, प्रोग्राम को रन करते वक्त लगे कि नहीं वो इनसफिशिएंट है, तो अगर आप चाहें प्रोग्राम में, जैसा हमारे प्रोग्राम में हमने इंटर किया नंबर ऑफ एरे कितना, 5, साइज कितना मांगा, 5। अब रन टाइम में हमने 5 दे दिया तो वो 5 लेगा। अब वो उसको हम बढ़ा के 6 या 10 नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें ऐसा ऑप्शन होता है कि वो हमसे पूछता कि क्या तुमको और एलिमेंट एंटर करना है, तो मजा आ जाता है। तो वैसा कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रियलॉक का। नेक्स्ट है कैलॉक। कैलॉक बिल्कुल मैलॉक की तरह ही काम करता है, सेम एज मैलॉक, बट इसमें एक स्पेसिफिक चीज है कि ना केवल ये नंबर ऑफ बाइट देता है, बल्कि उस नंबर ऑफ बाइट में जितने भी एलिमेंट है उसको जीरो से क्या करता है, वो इनिशियलाइज करता है। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैलोक एलोकेट करता है नंबर ऑफ बाइट, लेकिन उसको वो गार्बेज वैल्यू देता है, उसके अंदर वो क्या रखता है, गार्बेज वैल्यू आता है, लेकिन ये क्या रखता है, जीरो से उसको इनिशियलाइज करता है। अब नेक्स्ट है फ्री। अब जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का मेमोरी इंगेज करके रखिएगा, आप बोलिएगा अपने कंप्यूटर सिस्टम को कि हमको इतना मेमोरी दीजिए, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उस मेमोरी को क्या कीजिए, फ्री कीजिए। आप अगर शादी विवाह करते हैं किसी मैरिज हॉल से, तो आप उसके मैरिज हॉल को जब ऑक्युपाई करते हैं और जब आपकी शादी विवाह खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं, उसको फ्री करते हैं ना, खत्म करते हैं ना। तो यहाँ पे फ्री फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं, वो सारे मेमोरी को रिलीज कर देता है जो मैलोक, रियलोक या कैलोक ने यूज करके रखा है। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल हो जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं मैलोक से। देखिए, एज पर द डिफिनेशन, मैलोक हो, रियलोक हो या कैलोक हो या फ्री हो, वो किस हेडर फाइल में रहता है, हमारा stdlib.h। तो हमने एक हेडर फाइल यहाँ लगा दिया है stdlib.h। अब हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। एक पॉइंटर लिया है हमने, उसका नाम क्या है यहाँ पे, p पॉइंटर के अंदर हम क्या रखेंगे, किसी ना किसी वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं। ठीक है,
एक सिंपल वेरिएबल है हमारा आई और एक सिंपल वेरिएबल है हमारा यहाँ पे एन। ओके, आगे चलते हैं। स्क्रीन को क्लियर करने को ये बोल रहा है, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। फिर प्रिंट एफ इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे, ये आपसे पूछेगा उस ब्लैक वाले स्क्रीन पे कि आप बताइए कितना नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए एरे में। आपने वो वैल्यू दे दिया किसमें, इन के अंदर। जो कीबोर्ड से वैल्यू आप डालेंगे, मान लीजिए आपने डाला 5, वो 5 किसके अंदर चला जाएगा, इन के अंदर। अब यहां से शुरू होता है मेन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम। मैलोक के यूज करने का अपना एक सिंटेक्स होता है। आपको सिस्टम को बताना होता है कि मेमोरी अलोकेट कीजिए, ठीक है। वो जो मेमोरी अलोकेट कीजिएगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में क्या दिया है, एन। एन का वैल्यू मान लीजिए आपने कितना डाला था, 5, तो यहाँ हो गया कितना, 5। यहाँ पे इनटू का सिंबल है और ये क्या करा है, साइज ऑफ इंट। यहाँ पे साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो इंटीजर का साइज बताएगा। तो इंटीजर का साइज कितना होता है, 2 बाइट। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 यानी कि कितना बाइट हो गया टोटल का टोटल, 10 बाइट। यानी कि 2-2 बाइट के ब्लॉक का आपको मेमोरी चाहिए कितना, 5। ये किसने कर दिया, मैलॉक ने। और उसको जो उसने मेमोरी का ब्लॉक क्रिएट किया है, उसका जो बेस एड्रेस है वो पॉइंटर के रूप में किसके पास चला गया है, पी के पास। जो पी हमारा पॉइंटर था, उस पॉइंटर के पास इस मैलॉक के द्वारा क्रिएट किए गए मेमोरी ब्लॉक का जो बेस एड्रेस है वो चला गया, असाइन हो गया। क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे। लूप कहां से शुरू करेंगे, 0 से, और वो कहां तक चलेगा, n तक। अगर कीबोर्ड से आपने यहाँ पे n का वैल्यू डाला था 5, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5। यहाँ आप डालेंगे 8, तो यहाँ भी हो जाएगा 8, और यहाँ भी हो जाएगा 8। ऑटोमेटिक, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब जब i का वैल्यू 0 होगा तो वो लूप चलाएगा और आपके स्क्रीन पे प्रिंट करेगा इंटर द एलिमेंट। अब जब आप कीबोर्ड से वैल्यू डालिएगा, वो वैल्यू चला जाएगा किसके एड्रेस पे, p। p हमारा था यहाँ पे p के, और i का वैल्यू अभी कितना है, 0, यानी कि p 0 पे। देखिए यहाँ पे मैलोक ने क्या किया था, एक मेमोरी ब्लॉक बनाया मैलोक ने। ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू हमने कितना बोला था, n का वैल्यू हमने दिया था कितना, 5। तो ये 5 मेमोरी ब्लॉक बना दिया, ठीक है। अब इसका कोई ना कोई तो एड्रेस होगा ना, हर एक का अपना एक एड्रेस होता है, मालूम है आप लोगों को। मान लीजिए इसका एड्रेस है 100, ठीक है। इसका क्या होगा, 2 बाइट ज्यादा, एंड सो ऑन। सबका अपना एक एड्रेस होगा। आपने एक पॉइंटर लिया है जिसका नाम क्या है, p। इसका नाम क्या है, p। तो जैसे ही यहाँ पे ये काम होता है, मैलोक ने क्या किया, p के अंदर ये एड्रेस को असाइन कर दिया है, ठीक है। ये एड्रेस किसके अंदर असाइन हो गया है, इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए, अब जब ये फॉर लूप चलता है और आप कीबोर्ड से वैल्यू डालते हैं, तो ये वैल्यू कहाँ डाल रहे हैं आप, पी आई पे। आई का रिसेंट वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0, यानी कि इस पी के 0 पे। एरे से आप जानते हैं, एरे का जो पहला बेस एलिमेंट होता है उसका जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या हो गया, P0। इसके आगे ये क्या हो जाएगा, P1। इसके बाद P2।
एंड सो ऑन, ये P4 तक चला जाएगा। P3 क्यों छोड़ दें, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, तो जब आप कीबोर्ड से या स्कैनफ फंक्शन से जब कीबोर्ड से वैल्यू डाल रहे हैं तो पहले आई का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ फिर 1 2 3 4 पे एंट्री कर देगा। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, एंट्री आपका हो चुका होगा और आप जब प्रिंटफ में करेंगे एलिमेंट्स आर, जब स्क्रीन पे ये प्रिंट करेगा एलिमेंट्स आर, तो क्या करेगा उसी तरीके से वैल्यू को निकालेगा। कहाँ से, पहले P0 से, फिर P1 से, फिर P2 से, फिर P3 से, फिर P4 से। ठीक है, तो डायनेमिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं और वहां से आउटपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फायदा है हमारा किसका, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है आप लोगों को तो अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम और भी नए नए वीडियो लेकर के आपके पास आए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।